नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ अंजलि और इस हफ्ते राजनीति में शब्द इंडिया छाया रहा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारत की राजधानी दिल्ली की सियासत छाई रही। 26 दलों ने मिलकर अपना नया नाम इंडिया तय किया। साथ ही तय किया कि 2024 के चुनाव में आखिर गठबंधन की रणनीति क्या होगी, कहां आक्रामकता होगा और कहां वार किया जाएगा। इंडिया गठबंधन का चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। न्यूज मेकर में आपको बताते हैं कि आखिर क्या है इंडिया की इनसाइड स्टोरी। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। सेव इंडिया, इसको हम भारत बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इंडिया है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। A new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। अठारह जुलाई को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 26 पार्टियों के प्रमुख ताज वेस्ट एंड होटल में इकट्ठा हुए। एनडीए विरोधी दलों का ये अद्भुत समागम था। यहाँ विरुद्धों का ऐसा सामंजस्य था कि राहुल और सोनिया गांधी के बीच ममता बनर्जी बैठी थी। ममता के साथ लेफ्ट नेता भी थे। अरविंद केजरीवाल भी इस स्पेशल 26 में शामिल थे। ये समीकरण बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने अपने राज्यों में इनकी एक दूसरे से सियासी अदावत है। लेकिन बेंगलुरु में मंजर अलग था। करीब 4 घंटे के मंथन के बाद जब स्पेशल 26 के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर आए तो उनकी जुबान पर एक ही नाम था। Here we work with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL. लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? कहने की जरूरत नहीं है। सेव इंडिया, इसको हम भारत बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इंडिया है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। इन पार्टियों ने अपने गठबंधन को इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम दिया है। अब जैसे ही बेंगलुरु से इंडिया ने सियासत के दंगल में नरेंद्र मोदी और एनडीए से मुकाबले के लिए ताल ठोकी, सियासत में यह नाम सुर्खियों में यानी न्यूज मेकर बन गया। राजनीति के पंडितों ने यहां तक कहा कि ये एनडीए विरोधी दलों का मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन 2 अहम सवाल हैं। पहला, जब यूपीए मौजूद था तो उसे खत्म कर इंडिया क्यों बना? दूसरा, क्या 2024 के चुनाव में एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा इंडिया? आखिर इंडिया शब्द के पीछे 2024 की पूरी रणनीति क्या है? क्या 28 राज्यों पर राज करने के लिए 26 दलों के लोग साथ आए हैं? कोशिश अपना अस्तित्व बचाने की है या एनडीए का अस्तित्व खत्म करने की? आखिर इंडिया है क्या? इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। ये परिकल्पना संविधान में है।
विपक्ष इसी परिकल्पना को लेकर राजनीति का नया चैप्टर लिखने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष इंडिया नाम के जरिए अनेकता में एकता और नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया को आगे रखना चाहता है। बीजेपी लगातार नेहरू के नाम पर हमलावर होती है, लेकिन विपक्ष अब फ्रंट फुट की राजनीति करने के मूड में है। यूपीए कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था और ये संदेश जाता कि ये गठबंधन भी जो है ये कांग्रेस की ही देन है। इस बात से कई पार्टियों को परहेज होता है और खासकर मैं कहूँ नीतीश कुमार को, क्योंकि सारी कवायद उन्होंने शुरू की है गठबंधन को बनाना, विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाना। तो यूपीए का नाम पहले तो ये मुझे लगता है पहली मीटिंग से ही तय हो गया था कि यूपीए नाम नहीं रहेगा, कोई नया नाम आएगा। और जो नया नाम उन्होंने सोचा तो ये थोड़ा कैची लगता है लोगों को, इसी के लिए यूपीए का नाम किनारे किया गया। कांग्रेस को यह बताया गया कि भाई ठीक है, आपके सीट ज़्यादा हो सकते हैं, आप बड़ी पार्टी हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इस गठबंधन का नेतृत्व आप करेंगे। एक संदेश देने की कोशिश की गई है। जब बड़ा गठबंधन होता है, आज से जब लगभग 10 साल पहले 20 साल पहले जब नाम रखा गया था तो वो नाम प्रासंगिकता ज़्यादा थी। आज प्रासंगिकता दूसरे नाम पर है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई प्रश्न चिन्ह है। हालांकि इंडिया नाम के पीछे मकसद सिर्फ नेहरू की समाजवादी राजनीति नहीं बल्कि आधुनिक राजनीति की चालाकी भी है। अब राष्ट्रवाद और भारतीयता की प्रखर राजनीति करने वाली बीजेपी को इंडिया वर्सेस एनडीए में बांधने की कोशिश है। बीजेपी चाहकर भी इंडिया पर हमला नहीं कर पाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्ष के इस गठबंधन के नाम को गुलामी का प्रतीक बताने की कोशिश की, लेकिन ये असरदार साबित नहीं हुआ। That it is a fight for India, it is a fight by India, and India will win this fight. It's a collective effort. We all sat together, we all decided on names. असल में ये नाम इंडिया एक पर्दा है, जिसके पीछे विपक्ष ने बीजेपी को घेरने की रणनीति बना ली है, खास तौर पर तब जब चुनाव महज कुछ ही महीने दूर हो। नए सिरे से विपक्ष की रणनीति को समझने के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का ये बयान काफी अहम है। लेट अस चैलेंज इंडिया, एनडीए कैन यू चैलेंज इंडिया, भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया, द अदर पीपुल कैन यू चैलेंज इंडिया। थोड़ा ध्यान देने पर विपक्ष की रणनीति थोड़ी और साफ नजर आती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग में ही साफ कर दिया कि पार्टी का मकसद प्रधानमंत्री पद नहीं है। कांग्रेस उसी त्याग की छवि को फिर जिंदा करना चाहती है जिसके जरिए 2004 से 2014 तक वो सत्ता में रही। साथ ही खड़गे बीजेपी को ये मौका भी नहीं देना चाहते कि वो कांग्रेस या राहुल गांधी पर सीधा हमला कर पाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में 186 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला था। कांग्रेस इनमें से सिर्फ 15 ही जीत पाई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई थी, बीजेपी ने कांग्रेस को रौंद दिया। कांग्रेस अब ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी की लड़ाई विविधता से भरे भारत से है। कांग्रेस आज भी पैन इंडिया पार्टी है, लेकिन माननीय खड़गे साहब का बयान भी आया है कि हम किसी भी रूप में ना तो प्रधानमंत्री के पद की तरफ लालायित हैं। हम चाहते हैं कि जो आज संविधान को तोड़ने वाली और फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने वाली, नष्ट करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो देश से जानी चाहिए। इतने अंतरकलह का जो विपक्ष है वो देश क्या चलाएगा और जनता किस आधार पर इनको अपना मत दे? ना इनके पास नेता है, न नियत है, न नीति है। छब्बीस दलों के गठबंधन इंडिया में कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 80 सांसद हैं। लेकिन पार्टी सावधानी से सेंटर स्टेज पर दूसरे नेताओं को ज्यादा जगह देने की जुगत कर रही है। खास तौर पर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जैसे नेताओं को, जो राहुल से तो उम्र में बड़े हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से ज्यादा सहजता से मिलते हैं।
यही बात कांग्रेस को राहुल गांधी को सत्ता पक्ष के सीधे हमलों से बचाव भी देती है। इस गठबंधन में कांग्रेस ही इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका पूरे देश में जनाधार है। कांग्रेस पार्टी कभी भी सत्ता के पीछे नहीं भागी है। कांग्रेस पार्टी ने चाहे राजीव जी का समय रहा हो, चाहे बाकी समय रहा हो, हमने सत्ता को छोड़ा है। चाहे वो सोनिया गांधी जी का समय रहा हो कि किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया। बहुत से सवाल भाजपा और तमाम लोगों के मन में थे कि शायद कांग्रेस उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद की तरफ बढ़ेगी या कुछ होगा। तो केवल जनता के स्पष्टीकरण के लिए हमने एक वक्तव्य रखा। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई नाम दिया जाता है, कोई नया नाम आता है और बड़ा कैची होता है, तो लोगों के जहन में बैठ जाता है। अब ये इंडिया नाम जो दिया गया है, भला ही उसका नाम नहीं है, नाम तो एक बड़ा नाम है, लेकिन उसका छोटा फॉर्म इंडिया है। इस पर पूरा विवाद इस बात के लिए हो गया क्योंकि अब ये इंडिया ऐसा एक कैची सा दिखाई पड़ता है। लोगों के बीच में जब वोट मांगने जाएंगे और लोग कहेंगे आप इंडिया के लिए वोट दीजिए, भले ही उसमें तमाम पार्टियां हैं, तो लोगों के मन में दुविधा होगी और उसका विरोध कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो जब नाम कैची होता है तो कई बार असर करता है, नाम कैची नहीं होता है तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष के 26 दलों के विरोध में एनडीए ने 38 दलों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री की अगुवाई में एनडीए के घटक दल दिल्ली में जमा हुए। खास बात यह थी कि बेंगलुरु में जहां उद्धव ठाकरे और शरद पवार विपक्ष के साथ खड़े थे, तो दिल्ली में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार प्रधानमंत्री मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कसम खा रहे थे। एक ही दिन में 2 हाई प्रोफाइल बैठकों से ये तो साफ है कि बीजेपी एग्रेसिव राजनीति को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। एनडीए की बैठक प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द रही, तो इंडिया ने जानबूझकर कोई एक चेहरा आगे नहीं आने दिया। नारों के आधार पर चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। कामकाज के आधार पर, नेता के आधार पर, नियति के आधार पर ये विषय होते हैं किसी भी चुनाव के। नाम रखना, साथ बैठना, ये तय कर लेना कि बीजेपी को हराना है गठबंधन के लिए सबसे आसान काम है। असली चुनौती राज्य स्तर पर है। मसलन दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा टकराव रहता है। इन राज्यों के कांग्रेस नेता किसी भी हाल में केजरीवाल के साथ खड़े होते नजर नहीं आना चाहते। पश्चिम बंगाल में टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के बीच भी हिंसक संघर्ष सड़कों पर नजर आता है। गठबंधन में आने के बाद भी ये नेता साथ आने को तैयार नहीं। गठबंधन का सवाल हर प्रदेश के अलग अलग राजनीतिक संतुलन है। टीएमसी के खिलाफ और टीएमसी की तानाशाही रुख जो बंगाल में दिखाई दिया है पूरे पंचायत के चुनाव में, जिसके आधार पर 7 लोगों की मृत्यु हुई, वो बंगाल की हकीकत है। तो हर प्रदेश की अलग अलग राजनीतिक संतुलन और राजनीतिक शक्तियां हैं। तो बंगाल की जनवाद के ऊपर हमले करके आप जनवाद की रक्षक के नाम पर खड़े होंगे, उसकी बहुत कम क्रेडिबिलिटी है। ज्वाइंट फ्रंट का मतलब ये होता है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन ज्वाइंट फ्रंट का मतलब ये होता है कि आज आपके साथ मिल के बड़े दुश्मन से लड़ रहे हैं, लेकिन ये मत भूल जाओ कि हमारी तुम्हारी लड़ाई अभी जारी रहेगी। इसीलिए इंडिया ने जर्मनी के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन कहा कि हम जैसे ही ये खत्म होगा हम हमारी तुम्हारी लड़ाई जारी रहेगी। वही यहाँ पे है, क्योंकि देखिए सिद्धांत जो भी है वो जमीनी सच्चाई है। वो डिफरेंस ऐसे नहीं है कि आपका मन कहे तो आप हटा देंगे, क्योंकि वो जमीनी सच्चाई। वोटर संघर्ष करता है, नेताओं के मिलने से वोटर नहीं मिला करता। दल मिल रहे हैं, दिल नहीं, और चुनाव दिलों का फॉर्मूला है, अंगगणित का नहीं। एक और मुश्किल इस बात की है कि 26 दलों को साथ कैसे रखा जाए। विपक्ष को साथ लाने की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी। पटना की बैठक में नीतीश और तेजस्वी केंद्र में नजर आए, लेकिन बेंगलुरु की बैठक खत्म होते होते चर्चा होने लगी कि नीतीश नाराज हैं। विपक्षी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो
दिखाई नहीं दिए तो अटकलें लगना लाजमी था, लेकिन कैमरे पर वो ऐसी खबरों से इनकार करते दिखे। आपको नाम पे आपत्ति है? इंडिया नाम पे? नहीं, कुछ नहीं। और तो मीटिंग में सब बात हुई है ना, सब तरह की बात हुई है, सारा तरफ से बात, सब लोगों का सुझाव आया और उसको लोग किया फाइनली और उसको घोषित किया गया। उसके बाद हम लोग निकले साथ में। राजनीति स्थिर नहीं रहती। विपक्ष की पहली बैठक में मौजूद रहने वाले प्रफुल्ल पटेल दूसरी बैठक से पहले ही सत्ता पक्ष में जा बैठे। बैठक के तुरंत बाद अजित पवार और उद्धव ठाकरे सार्वजनिक मंच पर मिले। ये तो सबको नजर आया, लेकिन एक बड़ा खतरा उन पार्टियों से भी है जो फिलहाल ना इंडिया में है ना ही एनडीए में। मसलन बीएसपी। मायावती का दलित वोटों में आज भी बड़ा प्रभाव है। दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से जाता है और इस रास्ते में मायावती के हाथी को नजरअंदाज करना किसी की भी भूल हो सकती है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन फेल हो चुका है। मायावती ज्यादातर मुद्दों पर चुप ही नजर आ रही हैं। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल, जनता दल सेक्युलर, बीजू जनता दल, केसीआर की भारत राष्ट्र समिति, जगन मोहन की वाईएसआर कांग्रेस, हरियाणा में आईएनएलडी और ओवैसी की एआईएमआईएम भी किसी गठबंधन से दूरी बनाए हुए हैं। हमेशा जाते रहे हैं तो इस देश में हमेशा ऐसी बहुत सारी पार्टियां होती हैं जो देखती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हमेशा देखती हैं कि केंद्र में सत्ता में कौन पहुंचता है, क्योंकि केंद्र की सत्ता से उन्हें बहुत कुछ मदद चाहिए सर्वाइवल के लिए। तो वो हमेशा इसलिए छोटी छोटी पार्टियां देखती हैं जो सत्ता में जाएगा, जिसको सफलता वो देख रही हैं कि जो पावर में जा रहा है उसके साथ होती हैं। पर्दे पर नजर आ रही राजनीति अक्सर धोखे की चादर होती है। ताश की तरह यहाँ भी अपने हाथ से ज्यादा दूसरे के पत्तों पर नजर रखनी होती है। पहली चाल टेबल पर है, लेकिन इंडिया और एनडीए दोनों की नजर उन पंछियों पर होगी जो जिस डाल पर बैठ जाए वो झुक सकती है और सत्ता का फल आसानी से मिल सकता है।